हेलो स्टूडेंट्स, और आज से स्टार्ट हो रही है हमारी क्लास 11 की फिजिक्स की वीडियो सीरीज। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर है और बिल्कुल हम फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर से पहले हम कुछ पॉइंट समझेंगे, कुछ बेसिक टर्म समझेंगे। ठीक है, इस जो आपका लेक्चर है, इस लेक्चर में हम इन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे। तो फर्स्ट, व्हाट इज फिजिक्स? वाह, व्हाट इज फिजिक्स? उससे पहले व्हाट इज साइंस? साइंस इज द नॉलेज। मैंने पिछली केमिस्ट्री की वीडियोस में भी बताया है, पहले भी बताया है। आप जिस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट इज साइंस? साइंस इज द नॉलेज विच वी गेन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसी की ब्रांचेस है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपकी फिजिक्स। मेन 3 ब्रांचेस जो हम पढ़ रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत ब्रांचेस होती है, बट नाउअडेज आपको इन पे फोकस करना है। आप 11th में हो तो हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपका आज का जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में जिस ब्रांच में, साइंस की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको हम नाम देते हैं फिजिक्स। ठीक है, आप हिंदी में इसे भौतिकी बोलते आए हो, भौतिक विज्ञान भी बोलते हैं हम इसे। तो ये सबसे इजी आपका काइंड ऑफ कह सकते हो, इजी मेरे हिसाब से सब्जेक्ट है। साइंस के कंपैरिजन में, साइंस के ब्रांचेस में सबसे इजी हो जाता है, इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज ये डे टू डे लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाता है। बट दिक्कत क्या है, जैसे ही आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने आते हो तो यू ऑलवेज रन, आप भागते रहते हो हमेशा। आपको लगता है मेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो बेटा सबसे पहली बात कि जो भी कंसेप्ट में समझाने वाला उसको ध्यान से समझो। ना समझ में आए तो डाउट क्लासेस में आओ, डाउट क्लियर करो। प्लस में एनसीईआरटी क्वेश्चंस वहां से मैं डिस्कस करूंगा, वहां आप करो, आपका सब काम हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो मैं इस चीज में आपकी हेल्प कर पाऊँ। बस प्लीज आप जैसे मेरे लेक्चर्स आएंगे उसकी रिदम के अकॉर्डिंग पढ़ते जाना, और मेरा आपसे ये प्रॉमिस है एटलीस्ट आप 80% लाइक तो हो जाओगे। मैं अपनी तरफ से 80% क्या 100% भी दे दूं, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क। हाउ मच यू वर्क इज द पेमेंट। इस काइंड ऑफ की आप जितना हार्ड वर्क करोगे वही आपकी पेमेंट होएगी, वही आपको पे करेगा। बेटा मैं तो आपको कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है, मेरी वीडियोस में इतनी पावर है, इतना कर सकती है अगर आप फॉलो करें। बाकी लक इज द मेन की ऑफ योर फ्यूचर, हार्ड वर्क इज ऑल्सो। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे जो पार्ट है, आज हमें जो डील करना है, मैं आपको आज ज्यादा तंग नहीं करूंगा। नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा थोड़ा हम स्टार्ट करेंगे गैदर करना। आप 10th से आए हो, इतना नहीं पढ़ा आपने ज्यादा चीजें, तो आज हमें कुछ फंडामेंटल चीजों के बारे में पढ़ना है। फंडामेंटल फोर्सेस, फर्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं? सर आपने चैप्टर का नाम नहीं बोला। चैप्टर का नाम जब हम बोलेंगे चैप्टर में हम घुसेंगे, चैप्टर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब जो चीजें नेचर में बनी हुई हैं, जो नेचर कांस्टेंट है। ठीक है, जो नेचर में हम जब नहीं थे तब भी थी, हम जब नहीं होंगे तब भी प्रेजेंट होंगी, जिससे पूरे का पूरा नेचर चल रहा है ऑटोमेटिकली। दे विल वर्क काइंड ऑफ की आपका जो ग्रेविटी है वो ऑटोमेटिक वर्क करती है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑटोमेटिक वर्क करता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्सेस अपने आप लगते हैं, न्यूक्लियस में फोर्सेस अपने आप लगते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास फोर्सेस प्रेजेंट है। तो हमें मेन 4 टाइप्स के फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ने हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल फोर्सेस दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर। सबसे पहली बात, कंजर्वेटिव का मतलब है कि ये नेचर में कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहते हैं अगर वहां पर उस टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट है। काइंड ऑफ ग्रेविटेशन मास वाले पे डिपेंड करता है। आपका कूलॉम लॉ पढ़ोगे वो चार्ज पे डिपेंड करता है। अगर चार्ज है तो काम करेगा, चार्ज नहीं है तो काम नहीं करेगा। सिमिलरली मास है तो ग्रेविटेशन काम करेगा, मास नहीं है तो काम नहीं करेगा। तो मेरा मीन कहने का ये है कि अगर जो उसके पार्टिकल उस तरीके का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो वहां पर फोर्सेस जनरेट होंगे, और वो ऑटोमेटिकली तब तक बने रहेंगे जब तक वो चीज वहां प्रेजेंट है। यानी कि जैसे मास प्रेजेंट है, अर्थ और सन प्रेजेंट है, तो वो हमेशा वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता रहता है। आपको अगर लगता है कि हमें थोड़ा सा रिविजिट करके आना चाहिए क्लास में, तो आपके लिए सिंपल रेफरेंस है 9th की फिजिक्स पढ़ के आओ, 9th की केमिस्ट्री पढ़ के आओ। उसका काफी सारा पार्ट आपको देखने को मिलेगा इस साल फिजिक्स और केमिस्ट्री में 11th की में। ठीक है, तो रिजेंबल करता है काफी।
तो फंडामेंटल फोर्सेस की बात कर रहे हैं जो नेचर में बने होते हैं, सबसे ज्यादा नेचर में आपको काइंड ऑफ की अपीयरेंस देते हैं। नेचर में सबसे ज्यादा कहने का मीन्स ये था बेटा कि ये नेचर में एज इट इज आपको दिखेंगे। फर्स्ट है आपका सबसे ज्यादा फैमिलियर फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? इजी है, न्यूटन ने लॉ दिया था, इसाक न्यूटन ने, कि इफ इन यूनिवर्स एनी टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी, कोई भी दो, ये मार्कर और मैं, ये मार्कर और ये बोर्ड, ठीक है, मैं और कोई दूसरा इंसान, ये आसपास के बल्ब, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में क्या लगता है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो इन दिस यूनिवर्स एनी टू बॉडीज, कोई भी टू बॉडी आप उठा लो, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विद सम फोर्स दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड the force between these two objects is directly proportional to the product of their masses। इसका मतलब क्या है? if there is two bodies, one body का मास, एक बॉडी का मास m1 है, एक बॉडी का मास m2 है, हिंदी में इसे द्रव्यमान कहते हैं, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस सपोज r है, ठीक है, तो f is directly proportional to the product of their masses यानी m1 into m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन कर दो, क्या वैल्यू मिलेगी? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। अब f की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा। प्रोपोर्शन का मतलब भाई किसी बच्चों को नहीं पता तो ध्यान रखना, जैसे आप लिखते हो ना 1:3, अगर आपको 1 को 3 के इक्वल रखना है तो या तो इस तरफ कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या इस तरफ कुछ मल्टीप्लाई करने का। क्या सर, अगर मैं यहाँ पर 1/3 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे? यस हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। सिमिलर कंसेप्ट है यहाँ पर आपका कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये दोनों एक तरीके से रेशो है, इन दोनों रेशो को इक्वल करना है तो कोई ना कोई आपको कांस्टेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो f की वैल्यू यहाँ पर ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो f की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से g m1 m2 r स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि फोर्स कैसे निकला, दैट इज ये आपका न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग था कि भाई जो फोर्स होता है दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर को। तो दोनों को हमने कंबाइन करके इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाया तो कांस्टेंट आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी यूनिट, फोर्स की यूनिट के बारे में हम जानते हैं, इसको दिखाते हैं बेटा न्यूटन से। मास की यूनिट बेटा हम जानते हैं SI, इसको दिखाते हैं हम किलोग्राम में, और डिस्टेंस की यूनिट हम जानते हैं, इसको दिखाते हैं हम मीटर में। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गए आपके नॉर्मल कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली। सबसे पहली बात, दे आर वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। सबसे ज्यादा वीक फोर्स होते हैं नेचर में, चारों फोर्सेस में से सबसे वीक होते हैं, वीकेस्ट, ठीक है। सेकंड कैटेगरी, सिर्फ सुनते जाओ, समझते जाओ, नोट्स आपके बनते चले जाएंगे, नोट्स आप बनाते चले जाना, कोई डाउट हो तो YouTube पे आ जाना। अरे सुनो, तो YouTube पे आ जाना। थोड़ा बहुत मजाक बेटा सामने होता तो शायद थोड़ा और अच्छी क्लास होती, बट समहाउ हम नहीं आ सकते, कोरोना चल रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको दिल से पढ़ो, आप दिल से पढ़ो, जिंदगी कमाल हो जाएगी। सेकंड है वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, यस। सबसे और बड़ी बात क्या है, सबसे ज्यादा लॉन्ग रेंज के फोर्स होते हैं। तो इनकी रेंज क्या होती है? लॉन्ग रेंज होती है, नॉट रेंज रोवर, दैट इज लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज कैसे? आप सोचो सन और अर्थ कितने दूर है, इवन देन सन और अर्थ इतने दूर है, इवन देन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
सो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि हाउ फार ग्रेविटेशनल फोर्स कैन एक्ट। हमारे पूरे का पूरा जो सोलर सिस्टम है, जिसको हिंदी में हम शायद सोलर सिस्टम को याद नहीं आ रहा मुझे क्या कहते हैं, ऐसी कुछ कहते हैं, सौर मंडल, शायद सोलर सिस्टम को सौर मंडल कहते हैं। यस, क्लियर हो गया, थोड़ा बहुत चल जाता है तो हिंदी में भी बता दूंगा मैं आपको। सौर मंडल कहते हैं, मतलब सन है, उसके आसपास प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस है पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स से चल रहा है बेटा। आपका पूरा यूनिवर्स, एस्ट्रोनॉमी जो है, एस्ट्रोनॉमी यानी कि काइंड ऑफ की जिसमें हम क्या कहते हैं आपका अंतरिक्ष के बारे में पढ़ते हैं, उसके में जो भी प्लैनेट्स है, स्टार्स है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। वो पूरे का पूरा एस्ट्रोनॉमी जो बेस है उसमें इन्हीं फंडामेंटल फोर्सेस से सारे काम होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बस जस्ट थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना। तो लॉन्ग रेंज होते हैं, वीकेस्ट फोर्स होते हैं, ठीक है। थर्ड, दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव मतलब ये हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि मास हमेशा बना रहता है। कोई बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए, इवन देन मास कहीं नहीं जाने वाला। कैसे नहीं जाने वाला? सिंपल सी बात है, ये है, मैं इसको तोड़ के फेंक दूं, रहेगा तो मास ही, कहीं जा थोड़ी रहा है। हाँ, मास एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज डिफरेंट केस। अदरवाइज सारी चीज थोड़ी जला दोगे, सब जला ही दोगे। अदरवाइज मास क्या होता है? नेचर प्रेजेंट है। सो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होंगे बेटा? प्रेजेंट होंगे। दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि ये कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में। नाउ दे फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। They follow inverse square law. What is inverse square law? This is inverse square law. ठीक है, तो मतलब जो भी, अगर कोई भी ऐसी क्वांटिटी है जो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती, ठीक है, मतलब उल्टा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये होता है समानुपाती। अनुक्रमानुपाती, समानुपाती बेटा इंग्लिश वाले बच्चों थोड़े थोड़े वर्ड्स मैं हिंदी में इसलिए बोलूँ क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसफर होते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा इजी रहे। नाउ फोर्थ पॉइंट इज दे फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। दैट इज दे फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। दे फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि इसकी 4-5 और भी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप निकाल सकते हो, वो भी निकाल देंगे। बट आपका जो मेन जो 4 है आपके लिए वो मैंने बता दिया कि वीकेस्ट है, लॉन्ग रेंज है, कंजर्वेटिव है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है।